हाँ जी बच्चे पार्टी all set. Yes, so here I'm back with the lecture number 73 on smart read vocab. As usual आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 73 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला वर्ड जो कि है एम्ब्लेमेटिक। रेफरेंस क्या है एम्ब्लेमेटिक का? द वॉर फॉर यूक्रेन नाउ इन इट्स थर्ड ईयर is emblematic of the new geopolitical churn in Central Europe that destabilizes the entire world. यहाँ पे भी हमें एक वर्ड देखने को मिला churn, और इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक, एडजेक्टिव के तौर पे लिखा हुआ है जियोपॉलिटिकल। चर्न फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में चर्निंग होती है जब आप बेसिकली दूध को मथते हैं इस तरीके से मथनी से, तो मक्खन या क्रीम ऊपर आ जाती है, वो मिलता है हमें। यहाँ पे जो चर्निंग का मतलब है वो है उथल पुथल, है ना। जब आप दूध को मथते हैं तो भी दूध का जो पूरा कंटेंट है बर्तन में वो उथल पुथल उसमें मच जाती है। और उसी तरीके से यहाँ पे उथल पुथल कहाँ पर हो रही है? इन सेंट्रल यूरोप। और उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में अस्थिरता पैदा कर दी। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरे वर्ल्ड में अस्थिरता पैदा कर दी है और बोला जा रहा है कि तीसरे ईयर में ये वॉर आ चुका है। और हम बात कर रहे थे एम्ब्लेमेटिक की। क्या मीनिंग है? सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, यानी एम्ब्लेमेटिक कोई सिंबल होगा जो सिंबलाइज करेगा किसको? कोई पर्टिकुलर क्वालिटी को या कॉन्सेप्ट को, है ना। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए इंडियन नेशनल फ्लैग क्या सिंबलाइज करता है? भारत का जो फ्लैग है हमारा वो सिंबलाइज करता है भारत की स्वतंत्रता को और अखंडता को, यानी फ्रीडम और यूनिटी को सिंबलाइज करता है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग। चलिए और 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं क्या कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जिस तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग सिंबलाइज करता है या वो एम्ब्लेमेटिक है किसके लिए? हमारी फ्रीडम के लिए और यूनिटी के लिए, उसी तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएस में एम्ब्लेमेटिक है और वो क्या दर्शाता है? वहाँ की फ्रीडम को और वहाँ की डेमोक्रेसी को। सेंटेंस बिल्कुल सही है। The lake's calm waters were emblematic of the storm that passed through last night. Doesn't make any sense. Calm water symbolize कर रहे हैं last night जो तूफान आया ना, doesn't make any sense. गलत है ये। The lion is emblematic of courage and strength in many cultures. एक शेर emblematic है, एक प्रतीक के रूप में हम दर्शाते हैं शेर को, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? करेज एंड स्ट्रेंथ, साहस और ताकत। ठीक है, लायन की एक पिक। सो एम्ब्लेमेटिक का हिंदी का एक वर्ड हुआ प्रतीकात्मक, प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक। ठीक है। एक और सेंटेंस है द आर्टिस्ट लेटेस्ट पीस इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ हर इवॉल्विंग स्टाइल एंड विजन। अब कोई आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंटर हो, चाहे लिरिसिस्ट हो, चाहे सिंगर हो, कुछ भी हो सकती हैं, और बोला जा रहा है कि उनका जो नया काम है वो एम्ब्लेमेटिक है उनकी इवॉल्विंग स्टाइल एंड विजन, यानी उनकी जो सोच है आगे बढ़ने की और ग्रोथ की जो सोच है और समय के साथ चलने की जो सोच है वो दर्शाता है उनका नया काम। सो बिल्कुल सही है सेंटेंस। आई होप आपको एम्ब्लेमेटिक का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिकेटिव, तीनों इंचेस है मीनिंग में। एंटोनिम्स में इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अनकैरेक्टरिस्टिक यानी अगेन कोई वैल्यू ना दिखाए, कोई कैरेक्टर शो ना करे, उसको बोलेंगे अनकैरेक्टरिस्टिक। ठीक, ऐसे यूं ही बेकार का। सो ये था वर्ड आपके लिए एम्ब्लेमेटिक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है बाय स्टैंडर। स्टैंडर खड़ा होने वाला, बाय स्टैंडर साइड में खड़ा होने वाला। देखते हैं क्या क्या रेफरेंस लिखा है। कैन इंडिया रिमेन अ पैसिव बाय स्टैंडर इन दिस रिन्यूड स्ट्रगल फॉर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप? मीनिंग क्या है बाय स्टैंडर का? अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एट एन इवेंट और इंसिडेंट बट डज नॉट टेक पार्ट। ओके, अ चांस स्पेक्टेटर, अ चांस स्पेक्टेटर, बस गलती से वहां पे वो खड़ा हुआ देख रहा है कुछ, उसको बोलते हैं हम बाय स्टैंडर। हिंदी में वर्ड है, उर्दू में वर्ड है तमाशा बीन। ठीक, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, बस देख रहे हैं खड़े होके, ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई पुलिस को कॉल कर रहा है, ना कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, आप बस आप खड़े होके देख रहे हैं। ओहो बड़ी चोट लग गई, ओहो ब्लड निकल रहा है, ओहो इसकी तो मतलब ऑलमोस्ट टांग बाहर आ गई है। सो इस तरीके से आप बस देख रहे हैं, आप बाय स्टैंडर हैं आप। इवन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने मोबाइल कैमराज लेके रिकॉर्डिंग करना चालू कर देते हैं, फोटोग्राफ्स लेना चालू कर देते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते बचाने के लिए किसी की लाइफ। सो बाय स्टैंडर और भी कॉन्टेक्स्ट है। एक तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो गया,
पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कोई इवेंट हो रही है और आप बस वहाँ पे खड़े होकर देखने लग जाएं, सो आप भी बाय स्टैंडर हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं पर खड़े होकर देख रहे हैं। अब जो एग्जांपल मैंने अभी बोला, डिस्कस किया, कोट किया, वही देखिए यहाँ पे लिखा है, डोंट बी अ बाय स्टैंडर। ये जितने भी लोग हैं तमाशा बीन है, बस ये कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अपनी चेयर से गिर गए हैं और सब बस फोटोग्राफ और वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, इज शाउटिंग फॉर हेल्प, बट नोबडी इज हेल्पिंग हिम, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया हो बाय स्टैंडर का मीनिंग। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द बाय स्टैंडर वॉज्ड एज द एक्सीडेंट अनफोल्डेड विदाउट ऑफरिंग हेल्प। जी, जो बाय स्टैंडर था वो वहाँ पे खड़ा रहा, देखता रहा, एज द एक्सीडेंट अनफोल्डेड विदाउट ऑफरिंग हेल्प। बिल्कुल सही है, कोई हेल्प उसने ऑफर नहीं की। शी वॉज मियरली अ बाय स्टैंडर इन द हीटेड डिबेट बिटवीन हर कलीग्स। कलीग्स के बीच में बहुत गर्म बहस हो रही थी, पर वो बस बाय स्टैंडर थी, उसने कुछ भी इनपुट नहीं दिए, ना वो बीच बचाव किया। द बाय स्टैंडर एक्सपर्टली नेविगेटेड द कॉम्प्लेक्स लीगल नेगोशिएशंस। नो, बाय स्टैंडर नेविगेट क्यों करेगा, वो तो बस देखता है ना या सुनता है बस, है ना, सो वो इंटरवीन नहीं करता। सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। द पुलिस हैड एक्नॉलेज्ड ही वॉज एन इनोसेंट बाय स्टैंडर इन द इंसिडेंट। अब पुलिस केस हुआ कोई, पुलिस ने कहा तुम भी गुनाह में शामिल हो, तुमने भी कुछ किया, तो वो बंदा बोलता नहीं सर मैं तो बस वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं बस मौजूद था, मैंने कुछ भी, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ये सेंटेंस भी एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में सही है। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ऑनलुकर, देखने वाला बस, ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर, दर्शक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात फिर द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टेकर, अगेन जो पार्ट ले रहा है, टेक पार्ट, पार्टेक हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में। कॉन्ट्रीब्यूटर, जिसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, है ना, डिस्कशन में कॉन्ट्रीब्यूट किया, डिबेट में कॉन्ट्रीब्यूट किया, कॉन्ट्रीब्यूटर। चलिए वो करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है जॉकी। रेफरेंस मॉस्को एंड कीव, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, कीव are waiting for the US elections in November and jockeying to improve their military position on the ground before the next administration takes charge in Washington. Okay, meaning जॉकी का यहाँ पे जो ग्रामेटिकल यूज़ है वो है वर्ब के तौर पे, और नॉर्मली जॉकी हमने नाउन के तौर पे भी बहुत सुना है। जो प्रोफेशनल हॉर्स रेसिंग होती है उसमें जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, जो घोड़ा दौड़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं जॉकी, ठीक है। घुड़सवार, प्रोफेशनल हॉर्स रेसिंग में जो घुड़सवार होते हैं वो जॉकी होते हैं। रेडियो जॉकी भी हमने सुना है। वर्ब के तौर पे जॉकी का मीनिंग है स्ट्रगल बाय एवरी अवेलेबल मीन्स टू गेन और अचीव समथिंग, यानी कि पूरी तरीके से जोड़ तोड़ लगा लेना जीतने के लिए, है ना, या हासिल करने के लिए कुछ, जॉकी करना। स्ट्रगल बाय एवरी अवेलेबल मीन्स, कुछ भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, टू गेन और अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए पूरा जोड़ तोड़ लगा लेना। अब ये देखिए, ये कोई रग्बी का कोई मैच है, उसमें जो ये बंदा है वो बॉल को लाइन क्रॉस करने के लिए ले जा रहा है, और जो दूसरा बंदा है वो रोक रहा है उसको। दोनों अपना अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जो उनका एम है वो हासिल कर ले, ठीक है। सो पॉजिटिव कॉनोटेशन में तो ये हो गया, पर जॉकी का नेगेटिव कॉनोटेशन होता है जनरली जहाँ धोखा देने का कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कुछ भी करके आप बस अपना काम निकालना चाहते हैं, वहाँ पे आप आगे निकलना चाहते हैं, कुछ भी करके, है ना। नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बोला, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से आप कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, किसी का फेवर हासिल करना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं, सो आप वहाँ पे जॉकी कर रहे होते हैं। पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है। जो अभी मैंने डिस्कस किया वो नेगेटिव था। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सेवरल कैंडिडेट्स आर जॉकिंग फॉर द टॉप पोजीशन इन द कंपनी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि टॉप पोजीशन मिल जाए कंपनी में। बिल्कुल सही है सेंटेंस। टीम्स आर जॉकिंग टू सिक्योर द बेस्ट प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब टीम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा आईपीएल में बोली लगती है, तो जो उनके ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में आ जाए। So teams are jockeying to secure the best players for the next season. बिल्कुल सही है। The companies jockeyed for market share by offering competitive prices. Companies हैं, उन्होंने मार्केट में शेयर गेन करने के लिए अपने प्राइसेस कॉम्पिटिटिव कर लिए, या एक तरीके से ऑफर्स चला दिए। सो ये भी सेंटेंस सही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। The politician jockeyed a speech to sway the voters in his favor doesn't make any sense. ठीक। सो आई होप आपको जॉकी का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग दोनों समझ में आए हो। कॉम्पीट, कंटेंट, फाइट करना, स्ट्रगल करना, फाइट करना, देखिए सब एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो सरेंडर या यील्ड, घुटने टेक देना, ठीक है, हार मान लेना। सो ये
एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट फ्रेज इज reckon with reference massive spending more than 4% of GDP this year have turned Poland into a force to reckon with। मीनिंग क्या है reckon with का? To take something into account, deal और contend with, दो मीनिंग है reckon with। टेक समथिंग इनटू अकाउंट यानी किसी बात को, किसी सिचुएशन को ध्यान में रखना, कंसीडर करना। दूसरा लिखा है डील और कंटेंड विद यानी कि निपटना किसी प्रॉब्लम से, उसका सामना करना, है ना। सो यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट से पढ़ते हैं एक बार वापस से। मैसिव स्पेंडिंग मोर देन 4% ऑफ जीडीपी दिस ईयर हैव टर्न पोलैंड इनटू अ फोर्स टू रेकन विद। यहाँ पे ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट है टेक समथिंग इनटू अकाउंट, यानी पोलैंड की जो स्पेंडिंग है उसने किसमें, जीडीपी में 4% जो स्पेंडिंग है उसने पोलैंड को एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी वो इम्पॉर्टेंट हो गया है अब पोलैंड, ठीक है। अ फोर्स टू रेकन, ये फ्रेज बहुत यूज होता है, मैंने बहुत देखा है इसको यूज होते हुए। सो टेक समथिंग इनटू अकाउंट और डील और कंटेंट विथ यानी कि निपटना किसी समस्या से। अब देखते हैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 1991, द गवर्नमेंट हैड टू रेकन विद द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 लीडिंग टू मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट लिबरलाइज्ड द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे सामना करने के कॉन्टेक्स्ट में, यानी उससे किसी प्रॉब्लम को फेस करने के कॉन्टेक्स्ट में रेकन विद का यूज हो रहा है। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें 1991 में देखने को मिली उससे निपटना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया हैड टू रेकन विद द अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट है, सामना करना, निपटना, फेस करना। इंडिया को अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस जो कोविड ने पोज किए, कोविड-19 पैंडेमिक ने, उनका सामना करना पड़ा, ठीक है। साइक्लोन अम्फान इन 2020, द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा had to reckon with the devastating impact of cyclone Amphan, which left a trail of destruction in its wake. Again, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को सामना करना पड़ा, बहुत ही खतरनाक साइक्लोन उनको देखना पड़ा था 2020 में अम्फान। सो ये तीनों जो एग्जाम्पल थे किसके कॉन्टेक्स्ट में, सामना करने के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जी, 3 और एग्जाम्पल्स हैं। इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज मेड इट अ फोर्स टू रेकन विद इन ग्लोबल मार्केट्स। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, अ फोर्स टू रेकन विद, यानी कि इंडिया की जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इसको ग्लोबल मार्केट्स नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यहाँ पे कंसीडर करने वाला कॉन्टेक्स्ट है। विद इट्स सक्सेसफुल स्पेस मिशंस लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान, इसरो हैज़ बिकम ए स्पेस एजेंसी टू रेकन विद ऑन द ग्लोबल स्टेज। वैसे ही कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट है कि इसरो अब ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसको वर्ल्ड नज़रअंदाज नहीं कर सकता, यानी बाहर वालों की नज़रें अब हैं इसरो पर, बाहर पूरे वर्ल्ड की। India's IT industry has turned the country into a technology hub to reckon with, attracting major international investment। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है। इंडिया की IT इंडस्ट्री जो हब है वो ऐसा हो गया है, उसने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि अब वर्ल्ड लेवल का इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। सो अगेन इंपॉर्टेंस बन गई है IT इंडस्ट्री की इंडिया में। चलिए एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द हाईवे वॉज रेकन्ड विद बिजी ट्रैफिक ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स डजंट मेक एनी सेंस। हाईवे वॉज रेकन्ड विद, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं, स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा, गलत है ये सेंटेंस। शी वॉज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद ऑन द टेनिस कोर्ट डिफीटिंग ऑल हर ओपोनेंट्स। बिल्कुल सही है। स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, उनकी शायद बात हो रही हो कि वो अपने आप में एक ऐसी प्लेयर थी कि आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि उनको दिमाग में कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर वो ओपोनेंट हैं तो उनको बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा, उनको हराने के लिए कुछ और आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एज होना चाहिए। सो ये सारी बातें आप यहाँ से इन्फर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी वी मस्ट ऑल रेकन विथ। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम सबको कंसीडर करते हुए चलना चाहिए, बिल्कुल सही है। द प्रोजेक्ट इनकाउंटर्ड अनफोर्सिंग चैलेंजेस दैट द टीम हैड टू रेकन विथ। यहाँ पे वो सामना करने वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया वापस से। द प्रोजेक्ट इनकाउंटर्ड अनफोर्सिंग चैलेंजेस दैट द टीम हैड टू रेकन विद। हाँ जी, प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसे चैलेंजेस दिए जिसका सामना करना पड़ा टीम को। सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। कंसीडर, एक्नॉलेज, डील विद। ये कंसीडर, एक्नॉलेज जो पहला वाला कॉन्टेक्स्ट था, और डील विद जो सामना करने वाला कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसरिगार्ड, डिसमिस, ओवरलुक, नज़रअंदाज करना, डिसमिस करना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिसरिगार्ड वैसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, पोलैंड आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, सो डिसरिगार्ड कर रहे हैं आप, डिसमिस कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। रेकन विद नेक्स्ट वर्ड इज सेलियंस। सेलियंस अगेन नाउन है। यूक्रेन्स नेचुरल स्ट्रेंथ एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेनरीज एड्स टू इट्स स्ट्रेटेजिक सेलियंस इन द ईयर्स अहेड। ग्रेनरी क्या होते हैं? अन्नागार, जहाँ पे आप अन्न इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर, ऐसा स्टोर जहाँ पे अन्न रखा जाता है, ग्रेनरी। और बात कर रहे थे सेलियंस की, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट, यानी कि विशिष्टता, महत्ता, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सेलियंस, पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट। अब किसी एक रूम में आप जाते हैं जहाँ पेंटिंग्स हों बहुत सारी, और मान लीजिए एक एग्जीबिशन लगी हो, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अब एक पेंटिंग है जो अलग ही, उसमें अलग ही ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हों और सबसे अलग हो, प्रोमिनेंटली अलग दिख रही हो उसके कलर्स के कारण, उसके डिज़ाइन के कारण, सो आप बोलेंगे वो क्या है? वो सेलिएंट है। अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करें तो ईएनटी लास्ट में, सेलिएंट पिक्चर है ना, सेलिएंट फिगर, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं नाउन की, सेलियंस यानी विशिष्टता, महत्ता, जो अलगपन है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अयोध्या वर्डिक्ट 2019. The salience of the Ayodhya verdict in Indian political and social discourse cannot be overstated as it addressed a decades-old conflict with deep religious and cultural implications. अब जो अयोध्या वर्डिक्ट आया था उसकी महत्ता के बारे में बात हो रही है कि कितना इम्पोर्टेंट था वो वर्डिक्ट, जिसने दशकों से जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है अयोध्या वर्डिक्ट की महत्ता की। Digital transformation. The salience of digital payments and financial inclusion became more pronounced in India after the demonetization move in 2016. यानी डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो महत्ता या जो इम्पोर्टेंस या जो सिग्निफिकेंस है वो और बढ़ गई डीमोनेटाइजेशन जो देखा हमने 2016 में, उसके बाद। सही है। फार्म लॉज रिपील 2021. The salience of agrarian issues became undeniable as sustained farmer protest led to the eventual repeal of the controversial farm laws. जो हमें खेती में जो इश्यूज देखने को मिले, हमारे किसान भाइयों ने जो इश्यूज उठाए वो अनडिनाइबल हो गए, यानी कि आप नकार नहीं सकते, ऐसे हो गए। और ये जो साथ में प्रोटेस्ट देखने को मिला, सस्टेन्ड फार्मर प्रोटेस्ट, इसने कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज के रिपील की तरफ वो लेके गए, बेसिकली ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंस थी एग्रेरियन इश्यूज़ की, उनको फार्मर्स ने सामने रखा गवर्नमेंट की, और वो सस्टेन्ड रहे अपने डिसीजन पे कि हमें इनको वापस करवाना ही है फार्म लॉस को, और उन्होंने करवाया, ठीक है। सो सेलियंस का मतलब हो गया महत्ता, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द सेलियंस ऑफ हिज रोल इन द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। उनकी जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट में, जो रोल है उनका, जो रोल है उसमें, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको कम करके नहीं आंक सकते। बिल्कुल सही है। द सेलियंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज डिबेट हैज़ ग्रोन इन रिसेंट ईयर्स। क्लाइमेट चेंज डिबेट की जो सेलियंस है, जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्ता है, वो रिसेंट के कुछ ईयर्स में काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। सही है, बिल्कुल। ही हाईलाइटेड द सेलियंस ऑफ द टॉपिक ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। उसने टॉपिक की जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको हाईलाइट किया प्रेजेंटेशन के दौरान। बिल्कुल सही है। द सेलियंस ऑफ अ फीचर्स मेड इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज इन द क्राउड। अब ये गलत है, क्योंकि अगर उनके फीचर्स ऐसे हैं जो अलग बनाते हैं उनको, सो वो ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, न कि डिफिकल्टी के साथ। तो ये सेंटेंस हमारा कॉन्टेक्चुअली गलत है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन यानी जो अलग बनाए, अलग कर दे, है ना, विशिष्ट। एंटोनिम्स, इनसिग्निफिकेंस, ऑब्सक्योरिटी, जो ऑब्सक्योर कर दे, उस ऑब्सक्योरिटी की तरफ लीड करे, यानी कि जो धुंधला कर दे। डिस्टिंक्शन का ऑपोजिट ऑब्सक्योरिटी, जो अलग है वो क्लियर नजर आएगा, डिस्टिंक्शन होगा, और जो मिक्स हो जाएगा वो ऑब्सक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह हर वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और आपके सेंटेंसेस के ग्रुप को आपको ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं,
प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब कुछ वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 73 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।